दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं हूं देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी दे रहा है और कानूनी जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आपको समझाना है। आज मैं आपको, यदि आप किसी भी शहर में प्लाट या ज़मीन या कोई भी घर खरीद रहे हैं तो वह कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जिन्हें हमें चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि ज़मीन खरीदने के बाद वह ज़मीन आपके नाम हो सके। कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़मीन खरीद लेते हैं तो हमें यह देखते हैं कि ज़मीन तो हमने परचेज़ कर लिया है, हमने पैसे लगा दिया है, पर वह ज़मीन हमारे नाम नहीं हो पा रही है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। तो अब वह कौन से ऐसे दस्तावेज़ हैं, वह कौन से ऐसे भार हैं जिन्हें हमें पहले क्लियर कर लेना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ताकि जब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम फंसे ना, हमें न्यायालय के चक्कर न लगाना पड़े, हमारा समय न बर्बाद हो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक मैं उन सारे समझ दस्तावेज़ों की जानकारी दूंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करने जाते हैं, सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी की टाइटल डीड को चेक कर लेना चाहिए। टाइटल डीड क्या होती है? टाइटल डीड का मतलब होता है जब कोई प्रॉपर्टी कोई भी विक्रेता बेच रहा होता है तो वह प्रॉपर्टी उसके पास किस प्रकार से आई है। यह प्रॉपर्टी उसके पास हो सकता है कि बैनामा से आई हो, उसने किसी अन्य व्यक्ति से ख़रीदा हो, या प्रॉपर्टी उसके दान में आई हो, या वह प्रॉपर्टी उसके पास पैतृक संपत्ति हो, या वो सोसाइटी का डेवलपर्स हो, वो प्लाटिंग करके बेच रहा हो। तो इस प्रकार से सबसे पहले उसकी टाइटल डीड को चेक कर लेना चाहिए। क्या वो बेचने की हैसियत रखता है, क्या उसके पास पूर्ण मालिकाना हक है, क्योंकि जब तक पूर्ण मालिकाना हक उसके पास नहीं होगा तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं आ पाएगी। इसके अलावा आपको उसकी आइडेंटिटी को चेक कर लेना चाहिए। वह बेचने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति ज़मीन का पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी है कि नहीं है, क्योंकि जब तक पूर्ण स्वतंत्र मालिकाना हक नहीं होता है तो बेचने का राइट नहीं रखता है। तो इस प्रकार से आपको उसकी नाम का वेरिफिकेशन, उसकी जात का वेरिफिकेशन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में, यदि कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी भी नीच जाति यानी ST SC वर्ग से अगर आप वो ज़मीन खरीदता है तो वह दाखिल खारिज नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों को कृषि भूमि को आरक्षण दिया गया है कि उनकी ज़मीनें कुछ सर्टेन कंडीशन पर ही दाखिल खारिज कराई जा सकती है। इसके अलावा जब आप कोई ज़मीन या प्लाट या फिर परचेज कर रहे होते हैं तो आपको उस ज़मीन की प्रकृति को भी समझ लेना चाहिए। क्या वह ज़मीन आवासीय है या कृषि है, क्या उस ज़मीन को 143 करा के दिया जा रहा है, यानी उसका ज़मीन का जो प्रकृति को चेंज करा के आपको बेचा जा रहा है। इससे ये होता है कि अगर वह कृषि भूमि है, वह शेड्यूल कास्ट के पास है, तो वह ज़मीन आपके नाम नहीं हो सकती है। यदि 143 आवासीय करा के दिया जा रहा है तो ज़मीन आपके नाम आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें टाइटल डीड को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। टाइटल डीड में कभी कभी कोई भी प्रॉपर्टी एक से अधिक उसके ओनर हो सकते हैं, तो आपको उन सभी ओनरों का सत्यापन करा लेना चाहिए। किसी भी एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक मालिक हो सकते हैं, उसके साथ स्वामी हो सकते हैं, तो उनको ओनर्स का भी आपको सत्यापन कराना चाहिए। क्या उनकी सहमति है, क्या उनमें से जो प्रॉपर्टी जिससे आप खरीद रहे हैं क्या उसको राइट है, तो ये सारी बातों को आपको सत्यापन कराना चाहिए। इसके अलावा आपको दूसरा आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्या वह ज़मीन कोई भार उस पर बाकी है, भार रहित है या नहीं है। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति पर किसी भी ज़मीन पर कोई लोनिंग होती है, किसी बैंक में गिरवी रखी होती है, या फिर उस संपत्ति का इस्तेमाल किसी भी ऋण के एवज में कहीं किया गया होता है, तो वह ज़मीन आपके नाम नहीं हो सकती है, भले आप उसे खरीद लें। तो इस प्रकार से आपको उसका सत्यापन आप अपने संबंधित रजिस्ट्रार में जा करके, जहाँ पर वह ज़मीन स्थित है, वहाँ पर आप 12 साल का या 24 साल का वहाँ पर रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं और उसे वहाँ से भारमुक्त प्रमाण पत्र के द्वारा उस ज़मीन पर भार भी जान सकते हैं। इसके अलावा बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति को आप सरसाई के द्वारा, यह एक प्रकार का केंद्रीय एक प्रकार की एक साइट होती है जो बैंकों को, जो भारत सरकार द्वारा बैंकों को यह गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई भी संपत्ति जब गिरवी रखी जाती है, जिस पे लोनिंग की जाती है, उन्हें 30 डेज़ के अंदर उसे रजिस्टर्ड करना होता है। तो आप सरसाई से सत्यापन करा सकते हैं कि क्या वह ज़मीन जो आप उसे परचेज कर रहे हैं, या प्लाट या फिर जो भी भूमि है जो आप परचेज कर रहे हैं, क्या उस पर कोई लोनिंग या फिर कोई भी आपके अन्य भार बाकी तो नहीं है। तो इस प्रकार से आप वहाँ से उस ज़मीन का सत्यापन करा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन जब तक आपकी क्लियर नहीं होती है वह आपके पास आपके नाम कभी भी ट्रांसफ़र यानी म्यूटेशन में आपके नाम नहीं चढ़ती है। इस प्रकार से आपका तीसरा कागज़ NOC होता है। यदि आप कोई घर या प्लाट खरीद रहे होते हैं तो क्या वह घर में बिजली की सुविधा थी, क्या वो उस घर में पानी की सुविधा थी, या नगर निगम उसे वहाँ पर पानी देता था, सप्लाई देता था, तो क्या वो सारे भार या सारे बिल चुका दिए गए हैं। क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे होते हैं तो उसके बाद
जब आपके नाम वो खरीदने के बाद जब म्यूटेशन पे आती है तो वह भी चार्जेस आपके कंप्लीट होने चाहिए, चुका देने होने चाहिए, अन्यथा वह ज़मीन आपके नाम नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपको नगर निगम ऑफिस में जा कर के, जलकल विभाग में जा कर के उसकी बिजली का बिल और पानी का बिल भी चेक कर लेना चाहिए, ताकि वह प्रॉपर्टी आपके नाम खरीदने के बाद आसानी से हो सके। इसके अलावा आपको अगर वह प्रॉपर्टी किसी भी बिल्डर से आप खरीद रहे होते हैं, कोई डेवलपर सोसाइटी होती है, तो रेरा अधिनियम 2016 एक संस्था होती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एक भू नियामक संस्था है, जिसके अंतर्गत वह सोसाइटी पंजीकृत होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी बिल्डर्स को वहाँ से सर्टिफिकेट लेना ज़मीन का आवश्यक होता है। अगर वह ज़मीन वहाँ से सत्यापित नहीं है, वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो वह ज़मीन खरीदने के बाद वह आपके नाम नहीं होती है। इसलिए वह जब आप बिल्डर से ज़मीन खरीद रहे होते हैं या कोई प्लाट खरीद रहे होते हैं, तो आपको यह भू रेरा द्वारा प्रमाणित जरूर होना चाहिए। इस प्रकार से इस कागज़ की दस्तावेज़ों की भी आपको जानकारी कर लेना चाहिए, और इसे आप उस ज़मीन को भू रेरा संस्था में जा करके उस ज़मीन को वेरीफाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आप कोई प्लाट खरीद रहे होते हैं या कोई भी आप सोसाइटी का कोई प्लाट या घर खरीद रहे होते हैं, तो आपको इसके अलावा असेसमेंट या कार अलाउंस भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सुविधा होती है जहाँ पर कार पार्किंग का जो आपको राइट देती है, या आप वह या फिर जिस बिल्डर ने उस सोसाइटी को डेवलप किया है, क्या उसके पास वह राइट्स थे वो डेवलप करने के लिए, क्या उसने रेरा से अपना प्रमाणित नक्शा करवाया था, या फिर अगर एलडीए का कोई भी है तो एलडीए से क्या उसने अपना नक्शा प्रमाणित कराया था या मंजूरी लिया था। इस प्रकार की अन्य जो भी आवश्यक मंजूरियाँ होती है क्या उसने लिया था, इसकी भी जानकारी हो जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको अब जहाँ पर वह ज़मीन या जहाँ पर वह प्रॉपर्टी स्थित है, तो आपको वहाँ पर जा कर के फॉर्म 12 भर के उसका आप उस ज़मीन का सत्यापन भी आप उस रजिस्ट्रार से कर सकते हैं कि वह ज़मीन जो है वह उस पर कोई भी मुकदमा या कोई वाद तो नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर ऐसी कोई ज़मीन होती है जिस पर कोई मुकदमा या कोई वाद चल रहा होता है, तो वह ज़मीन खरीदने के बाद या एक से अधिक उस ज़मीन पर रजिस्ट्रियाँ हुई होती है, तो वह ज़मीन आपके नाम खरीदने के बाद भी आपके नाम से नहीं आती है। वह ज़मीन पे आप रजिस्ट्री तो करा लेते हैं, लेकिन वह आपके पास दाखिल खारिज नहीं होती है, जिससे आप सिर्फ न्यायालयों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म 12 के द्वारा आप जा कर के सत्यापन भी करा ले, यह बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है कि आप सभी जितने भी, अगर मान लिया वो प्लाट है या फिर कोई भी घर है, तो आपका उसके बहुत भौतिक रूप से उसका सत्यापन कर ले, वहाँ पर जा करके उस ज़मीन को देख लें और वहाँ पे आसपास की चौहद्दियों का देख लें, और उसका जो नक्शा होता है, जो वहाँ की मान लिया कि वह जो ज़मीन जहाँ से आप खरीद रहे हैं वह कोई नगर निगम का ज़मीन है, तो आप नगर निगम ऑफिस जाकर उसका प्रमाणित नक्शा निकलवा लें, ताकि वह ज़मीन की आपकी चौहद्दी पता चल जाए कि जितनी ज़मीन आप ले रहे हैं क्या वह ज़मीन की चौहद्दी है सही है, या वह ज़मीन विवादित तो नहीं है, या वह ज़मीन ऐसी कोई श्रेणी की नहीं है, इसे शत्रु संपत्ति तो नहीं है कि आपने ज़मीन खरीद लिया वो आपके नाम दाखिल खारिज ना हो। तो इस प्रकार से क्या वह बेचने के योग्य है, आपको उसका भी सत्यापन करा लेना चाहिए। और इससे आपको यह सत्यापन आपको उस रजिस्ट्रार में जा कर के भी हो सकता है जिस खतौनी से आप ज़मीन खरीद रहे होते हैं। तो इस प्रकार से वह खतौनी की या ज़मीन की प्रकृति को आपकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि जो रिज़र्व कैटेगरी की ज़मीनें होती है उनको आप खरीद तो सकते हैं पर वह आपके नाम नहीं होती हैं। जैसे सरकारी संपत्तियाँ, तो यह या फिर तालाब या फिर संरक्षित ज़मीनें, चक्रोट या फिर ऐसी कोई ज़मीनें हैं जिनका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, जिनकी आप रजिस्ट्री तो करा लेते हैं लेकिन वह आपके नाम नहीं होती। तो इस प्रकार से आप अगर ये पड़ताल कर लेते हैं तो वह ज़मीन खरीदने के बाद आपके नाम हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसे अधिक से अधिक अपने लाइक करिएगा। और अगर कोई भी आपका सवाल है, आप भी कोई प्लाट खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, तो आप हमारे कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके उसे टाइप कर सकते हैं, और या फिर इस स्क्रीन पे दिखने वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल टाइप करके आप अपना उत्तर भी जान सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।